जी क्लास जमायतना हम मुबादियात होम इकनॉमिक्स में जो है हम आज कर रहे हैं बाब नंबर 4 खानों की तैयारी। जी क्लास बाब नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं खानों की तैयारी। तो इसमें जो है वो हम आज करेंगे सवाल नंबर 1 खाना पकाने के मुख्तलिफ तरीके। तो 87 जो पेज है इस पे सफ़ा नंबर 87 के ऊपर जो है वो जो है ये मौजूद है खाना पकाने के मुख्तलिफ तरीके। खाना पकाने के मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, यानी कि बहुत से मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ों से जो है वो खाना बनाया जाता है ताकि तैयारशुदा खाने में तनों और वैरायटी दोनों चीज़ें जो हैं कायम रहें। यानी कि तैयारशुदा खाना जो है उसकी वैरायटी और ख़ास तौर पर उसका जो जायका है वो दोनों चीज़ें बरकरार रहें। खाना पकाने के तरीक़ों को दरअसल 4 इकसाम में तकसीम किया जाता है। एक तो माइक्रोवेव में तलने का तरीका, तर पकाने का तरीका और खुश्क पकाने का तरीका। तो ये 4 किस्म के तरीके हैं। खुश्क पकाने का जो तरीका होता है इसमें हम लोग बेक वगैरह करते हैं, सेंकते हैं या भूनते हैं। जब हम लोग तर पकाते हैं तो हम उसे उबालते हैं, भाप देते हैं या दम पजीरी दम में रख के बनाते हैं। तलने का जो तरीका है उसमें ये दोनों तरीके जो है वो शामिल हो सकते हैं, मतलब बहुत कम चिकनाई में तलना, दरमियानी चिकनाई में तलना या गहरी चिकनाई में तलना। तो इससे आप जो है फ्राइंग मेथड को या तो चूल्हे पर भी कर सकते हैं या फिर माइक्रो में भी पका सकते हैं। अब हम आते हैं खुश्क पकाने के तरीके की तरफ कि खुश्क जो है उसको कैसे, ड्राई हीट कुकिंग मेथड जो है उसको कैसे अपनाया जाता है। इस तरीके में भाप और पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जो खुश्क पकाने का तरीका है इस तरीके में जो भाप और पानी जो है यानी कि पानी को जो उबालने वाला तरीका होता है वो तरीका इस्तेमाल नहीं होता। अलबत्ता चिकनाई इस्तेमाल की जाती है, इसमें बेक करना, सेंकना और भूनना वगैरह शामिल है। अब बेक करना इस तरीके में ओवन का इस्तेमाल किया जाता है जो चारों इतराफ़ से बंद होता है। बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पर बेक करने के लिए जो बड़े बड़े से ओवन हैं वो मौजूद होते हैं। तो कहते हैं कि इसमें जो है वो ओवन का इस्तेमाल किया जाता है जो चारों तरफ से बंद होता है, सिर्फ सामने की जानिब से खोलने के लिए एक छोटा सा दरवाज़ा होता है। तो एक ऐसा जो ओवन जिसमें आप यानी कि बेकरी की चीज़ों को भी बना सकते हैं, खुश्क चीज़ें इसमें बेकरी वगैरह की चीज़ें भी आती हैं, केक भी आता है। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो है एक ओवन का इस्तेमाल होता है जो चारों तरफ से तो बंद होता है लेकिन सामने की जानिब से एक छोटा दरवाज़ा होता है। ओवन के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर होता है जिसके ज़रिए उस रेगुलेटर के लिए आप जितनी दर्जा हरारत पर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं उसके ऊपर नंबर्स वगैरह लगे होते हैं और आप उन्हीं नंबर्स के ज़रिए जो है वो टाइमिंग सेट करने के बाद किसी भी चीज़ को पका सकते हैं। ओवन का दर्जा हरारत जब मतलूबा हद तक पहुँच जाता है तो बेकिंग ट्रे या फिर पायरेक्स के बर्तन में बिस्किट, केक वगैरह बेक किए जा सकते हैं। इसी तरह मुर्गी, मछली और गोश्त वगैरह को मसाला लगाकर ओवन में बेक किया जा सकता है और मुकर्रर वक्त के बाद उसे निकाला भी जा सकता है, यानी कि जितनी टाइमिंग पर आपने उसे बेक करना है, पकाना है, उसी को सेट करने के बाद आप मुकर्रर वक्त के बाद उसे निकाल सकते हैं। बर्तन की अंदरूनी सतह और किनारों पर चिकनाई लगाई जाती है। तो याद रखिए जब भी कभी आप ओवन में बेक करेंगे आप उसकी अंदरूनी सतह यानी कि उसके जो निचले हिस्से हैं उसके किनारे हैं वहाँ पर चिकनाई लगाएंगे ताकि बेक होने के बाद चीज़ जो है वो साथ नहीं चिमटे, ताकि बेक होने के बाद जो है वो तैयारशुदा ग़िज़ा जो है वो बासानी बर्तन से निकाली जा सके। अब हम आते हैं सेंकना, ग्रिलिंग की तरफ। इसमें गोश्त, मुर्गी के टुकड़ों और सीख कबाब के लिए तैयार करदा कीमे को मसाला लगाकर दहकते हुए कोयलों पर बराह रास्त सेंका जाता है। कोयलों के ऊपर जो है वो इस तरह से इन्हें सेंका जाता है जिसमें कि गोश्त, मुर्गी के टुकड़े और सीख कबाब होते हैं। तो एक दूसरा तरीका जो है वो खुश्क चीज़ों को पकाने का वो सेंकना भी है। इस तरीके में पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता लेकिन कदरे चिकनाई जो है वो वक्तन फ़वक्तन यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनके ऊपर लगाई जा सकती है ताकि ये जलने से महफूज रहें, नीज खुशबू और जायका भी इनका बेहतर हो। अब हम आते हैं भूनना यानी कि रोस्टिंग की तरफ। इस तरीके में पानी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। तो जितनी भी खुश्क चीज़ें पकाने वाली हैं जिसमें कि आप लोग बेक करते हैं या उसे सेंकते हैं या भूनते हैं तो इन चीज़ों में जो है वो पानी नहीं इस्तेमाल होता। फ्राई पैन या देगची में घी या तेल इतनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए जिसमें मतलूबा शय इस तरह भूनी जा सके कि वो जले नहीं। तो कहते हैं कि अगर आपके पास अवन की सहूलत मौजूद नहीं है या फिर आप सेंक नहीं सकते तो फिर फ्राई पैन या देचकी में जो है घी या तेल इतनी मिकदार में डालें कि कोई भी चीज़ जो है इससे आसानी से भुनी जा सके, वो जले नहीं। इस तरीके से साबित मसाले का गोश्त, भुना हुआ कीमा, मछली दाने और सब्जियां भी पकाई जा सकती हैं।
अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तर पकाने का तरीका, मोस्ट हीट कुकिंग मेथड। इस तरीके में उबालना, भाप देना और दम पजीरी यानी कि स्ट्यूइंग वगैरह जो है वो भी शामिल है। इसको स्ट्यू करने के बाद यानी कि दम रखने के बाद भी कुछ तर चीज़ों को जो है आप पका सकते हैं और इस तरीके में पानी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि जितनी भी तर चीज़ें हैं, तर का मतलब ये है गीला, यानी कि तर चीज़ों को पकाने के लिए आप जो है इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है उबालना। इस तरीके में पानी का दर्जा हरारत 100 सेंटीग्रेड जो है इस तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से सब्जियां, अनाज और चावल वगैरह जो है वो उबाले जाते हैं। यानी कि दर्जा हरारत जो है वो 100 सेंटीग्रेड तक आप अपने चूल्हे का रखेंगे और इससे जो है आप सब्जियां, अनाज या चावल वगैरह को बआसानी उबाल सकते हैं। इसके लिए पानी की इतनी मिकदार इस्तेमाल की जाती है जिसमें खुराक आसानी से गल जाए। यानी कि पानी ना तो बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही इतना ज़्यादा हो कि खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा पकते पकते जो है वो नरम पड़ जाए। तो कहते हैं कि इतनी मिकदार होनी चाहिए जिसमें खुराक बआसानी गल जाए और पानी भी उसका ज़ाया ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाइयत महफूज की जा सके। अब हम आते हैं इसकी स्टीमिंग की तरफ, यानी कि भाप देना। सब्जियों को पानी या दूध का छींटा देकर ढाँप दिया जाता है। आप इन दोनों चीज़ों को, मतलब तर चीज़ों को जिसमें कि आप पानी वगैरह या दूध का छींटा देकर, या कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं कि जो आप सिरके में पकाना चाहते हैं या लेमन वगैरह में डालकर भी पकाना चाहते हैं, तो उसके अपने अपने एक सब्ज़ी पकाने के एक अपने मेथड या तरीके के मुताबिक आप उन्हें ढाँप देते हैं और हल्की आँच पर इसे पकाया भी जाता है ताकि ग़िज़ा जो है वो नरम हो जाए, लेकिन इसकी ताज़गी और इसकी शक्ल हैत जो है वो बरकरार रहे। इसकी ताज़गी मुसलसल बरकरार है और इसकी शक्ल भी। मछली और सब्जियां वगैरह ज़्यादातर इसी तरीके से ही पकाई जाती हैं। तो जितनी भी मछली या सब्जियां वगैरह हैं वो कम से कम आप जो है वो पानी में अगर पकाते हैं स्टीम के तरीके से, तो वो यही तरीका है जिससे पकती हैं। अब हम आते हैं दम पजीरी यानी कि स्ट्यूइंग की तरफ। स्ट्यूइंग में दरमियाना दर्जा पर ढक्कन वाले बर्तन जो हैं, अच्छा ये ढक्कन है, दरमियाना दर्जा में ढक्कन वाले बर्तन में पकाने के इस तरीके को दम पजीरी कहते हैं। यानी कि आप अपनी जो चूल्हे की जो आंच है उसको बिल्कुल दरमियाने दर्जे पर रखें, उसकी हरारत जो है वो बिल्कुल दरमियाने दर्जे में होनी चाहिए और बर्तन के ऊपर जो है वो कोई चीज़ रखें ताकि कोई ढक्कन वगैरह अच्छी तरह से उसको कपड़े के साथ कवर करके ताकि अच्छे से दम लग सके। कम पानी में गलाने के बाद गोश्त, मुर्गी या सब्जियों को हल्की चिकनाई में भुना जाता है और इस तरीके से खुराक नरम और खुश्क हो जाती है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, तलने का तरीका। इस तरीके में खुराक की लज्जत, तवानाई और पेट भरने की सलाहियत बढ़ाने के लिए चिकनाई की मुख्तलिफ इक़साम मसलन घी, तेल, चर्बी, बलाई और मार्जरीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब तलने के तरीके में जो है खुराक की लज्जत को, उसकी तवानाई को बरकरार रखा जाता है और पेट भरने की सलाहियत बढ़ाने के लिए, यानी कि पेट को भरना, अपनी भूख को ख़त्म करने वाली सलाहियत को बढ़ाने के लिए चिकनाई की मुख्तलिफ इक़साम मसलन घी, तेल, चर्बी, बलाई या फिर मार्जरीन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ये चिकनाइयाँ चीज़ों को तलने और पकाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये जितनी भी चिकनाइयाँ हैं ये चीज़ों को तलने के लिए, उनको पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरीके में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। चिकनाई को एक ख़ास दर्जा हरारत तक गर्म करके इसमें मुख्तलिफ चीज़ें तली जाती हैं। जो भी चीज़ आप तलना चाहें उससे पहले आप जो है वो चिकनाई को एक ख़ास दर्जा हरारत पर गर्म करें ताकि इसमें चीज़ जो है वो अच्छी तरह से तली जा सके। खुराक को तलने के लिए दरअसल 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं। बहुत कम चिकनाई में तलना। कुछ खुराक ऐसी भी होती है जिन्हें के आप ख़ास तौर पर जो दिल के अमराज लोग होते हैं, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल भी करना चाहें जैसे कि मछली वगैरह हो गई, तो उसे जो है वो आप बहुत ज़्यादा तेल में ना तलें ताकि उनके लिए जो है वो नुकसानदेह ना हो। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप कम चिकनाई में तलते हैं। इस तरीके में चिकनाई की बहुत कलील मिकदार इस्तेमाल की जाती है। कलील मिकदार, बड़ी कम मिकदार जो है आप चिकनाई की इस्तेमाल करते हैं और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दर्जा हरारत जो है वो दरमियाना हो ताकि खाने में हरारत सही तौर पर मुंतकिल हो जाए। इसका दर्जा हरारत यानी कि उसकी जो स्टीम है, जो आग है, वो बिल्कुल दरमियाने दर्जे का होना चाहिए ताकि उसकी हरारत जो है वो सही तौर पर चीज़ तक मुंतकिल हो जाए और इसमें मुनासिब नमी भी बरकरार रहे। मछली के कतले, मुर्गी के पार्चे और कटलर्स वगैरह इस तरह से तले जाते हैं। इसके अलावा मकई के दाने, बादाम और मूंगफली की गिरियाँ वगैरह भी इसी तरीके से भुनी जाती हैं। दरमियानी चिकनाई में तलना। चपली कबाब, शामी कबाब, पराठे, फ्रेंच टोस्ट और चांप दरमियानी चिकनाई में तले जाते हैं। तली जाने वाली शय की तकरीबन आधी मोटाई चिकनाई में डुबो दी जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें तकरीबन मुकम्मल तेल के अंदर नहीं डुबोया जाता, बल्कि इतना डुबोया जाता है जिसकी मोटाई जो है वो आधी हो। यानी कि अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ रख रहे हैं तो ये अगर आप पराठा या कबाब रख रहे हैं तो उसका जो आधा हिस्सा है वहाँ तक तेल की मिकदार पहुँचनी चाहिए।
और फिर सुर्ख या ब्राउन करने के बाद इसे चिकनाई से निकाल दिया जाता है, क्योंकि सुर्ख और ब्राउन करने के बाद ये आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ जो है वो पक चुकी है। गहरी चिकनाई में तलना। अब इसका तीसरा पॉइंट है, इस तरीके में चिकनाई की कसीर मिकदार इस्तेमाल की जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चिकनाई ऑयल या घी वगैरह जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और तलने वाली चीज़ जो है इसमें मुकम्मल तौर पर डूबी हुई होती है। मसलन पकोड़े, आलू की चिप्स, मछली, मुर्गी या फिर चांप वगैरह, तो ये चीज़ें जो हैं ये इस तरीके से मुकम्मल तेल के अंदर डिबोकर जो है वो आप इसे गहरी चिकनाई में पकाते हैं। अब आते हैं इसका चौथा तरीका, और वो है माइक्रोवेव में पकाने का तरीका। खाना पकाने का ये जदीद साइंसी तरीका है, और इसमें जो है वो मैं आपको माइक्रोवेव की शक्ल भी दिखा देती हूँ। जी बिल्कुल, ये माइक्रोवेव जो है वो है। तो इसमें जो है खाना पकाने का ये जदीद साइंसी तरीका है, जिसमें बर्की रू और माइक्रोवेव्स में तब्दील हो जाती है, यानी कि बिजली के ज़रिए जो है वो आप इसे बनाते हैं, और इसमें जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो माइक्रोवेव्स में तब्दील होती हैं, यानी कि लहरें जो हैं वो लेज़र शुआएँ जो हैं वो इसके ऊपर पड़ती हैं, और इससे जो है वो खाना बनता है। तब नहीं कि ये लहरें खुराक के खुलियों को नरम बना देती है, यानी कि खुराक के जितने भी सेल्स हैं जिन्हें आप चूल्हे वगैरह पर बनाकर पकाकर जो है वो नरम करते हैं, तो तवा नहीं कि ये जितनी भी लहरें होती हैं ये खुराक के खुलियों को इस तरीके से नरम बनाती हैं कि इसके ऊपर जो है वो लेज़र की शुआएँ वगैरह पड़ती हैं, जिसमें इतना दर्जा हरारत होता है कि ये किसी भी चीज़ को पका सकते हैं, जिससे खाना पकाने का दुरानिया जो है वो बहुत कम हो जाता है। इससे मतलब जो चीज़ आप चूल्हे पर ज़्यादा टाइम पे पकाते हैं इसमें जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाता है। खाना घंटों के बजाय मिनटों में तैयार हो जाता है, और खाना पकाने का बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। माइक्रोवेव चारों जावियों से न सिर्फ खुराक की बैरूनी सतह बल्कि चंद सेंटीमीटर अंदर तक सरायत कर जाती है। तो वो कहते हैं कि चारों जावियों से जो भी खुराक आप माइक्रोवेव के अंदर पकाते हैं वो ना सिर्फ उसके चारों जावियों तक, यानी कि चारों तरफ से बल्कि उसके अंदर तक सेंटीमीटर तक भी सरायत कर जाती है, इनकी काफ़ी अंदर तक जो है वो इसकी शुआएं जाती हैं, और खाना गर्म होना शुरू हो जाता है। हरारत चूँकि अंदरूनी सतह में पैदा होती है, इसलिए खाने में नमी मौजूद रहती है, और खुराक खुश्क, भरभरी और खस्ता नहीं होती। माइक्रोवेव धातु से मुनकिस होती है, इसलिए धात के बने हुए बर्तन माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं होते, यानी कि इसके अंदर जो है वो पहले से ही धात मौजूद होता है। धात कहते हैं स्टील वगैरह या इस तरह की जो कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो कहते हैं कि वो चीज़ें जो है ये इनसे भरी होती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि धात के जितने भी बर्तन हैं वो इसके अंदर ना रखे जाए, क्योंकि ये इसके लिए मौजू नहीं और इससे आग लगने का भी खतरा होता है। ये लहरें कागज़, शीशे, चीनी और प्लास्टिक के महसूस बर्तनों में से बाआसानी गुजर जाती है, और इनके मुज़र असरात भी नहीं होते। पाकिस्तान में माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल बहुत मकबूलियत इख्तियार करता जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान में ज़्यादातर माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल हो रहा है, ताहम ये यहाँ के रवायती खानों के लिए मुनासिब नहीं। यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में रवायती खाने एक ख़ास तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि हमारी जो बड़ी या बुज़ुर्ग औरतें थी जो ख़ास तौर पर हमारे लिए खाना अच्छी तरह से बनाती थी, अब वो रिवायत जो है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इसमें सालन को भूनने की सहूलत मुयसर नहीं। इसमें ये चीज़ नहीं कि आप इसमें सालन को जो है वो भून सकें, फिर भी फास्ट फूड्स और खानों को गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से रवाज पा रहा है। माइक्रोवेव जब भी खरीदा जाए इसकी कारकर्दगी, इस्तेमाल और हिसाब हिफाजत के बारे में इसके किताबचे यानी कि इसकी बुकलेट पर तहरीर तमाम हिदायत को बगौर पढ़ना और समझ लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक मामूली कोताही बहुत से बड़े नुकसान का पेश हैमा भी बन सकती है। यानी कि एक मामूली कोताही जो है उससे एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसकी कुछ लेज़र शुआएं भी इस तरह की होती है कि अगर आप इसमें कोई स्टील का या फिर कोई लोहे या तांबे वगैरह का कोई ऐसा बर्तन रखते हैं तो इससे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आग लग सकती है। तो क्लास ये था आपका सवाल नंबर 1, जो कि सफ़ा नंबर 87 पे यानी कि 87 पे है, खाना पकाने के मुख्तलिफ तरीके, और इसका जो एंड है वो है 91, पेज नंबर 91, माइक्रोवेव में पकाने का तरीका। तो यहाँ पर ये जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। जी क्लास, अब जो है हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 2, पकाने के दौरान ग़िज़ाइयत बरकरार रखने के तरीके बयान कीजिए। यानी कि जो भी खाना आप बना रहे हैं तो उसमें जो है वो जितनी भी ग़िज़ाइयत है कि आया वो बरकरार रह रही है या फिर नहीं। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कुकिंग। अब आते हैं इसके तफसीली सवाल नंबर 2 की तरफ। जी, इसकी पढ़ाई करते हैं, और ये है सफ़ा नंबर 92 पर। खुराक की खरीदारी, तैयारी, पकने और महफूज करने के दौरान ग़िज़ाइयत को ज़्यादा से ज़्यादा बरकरार रखने के तरीक़ों के बारे में इल्म होने की वजह से अफराद कुंबा के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी को यकीनी बनाया जा सकता है।
खुराक की खरीदारी, आप खुराक को ख़रीदते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसको पकाते हैं, या फिर पकने के जो तरीके आप अपने घर में महफूज करते हैं। और एक और बात ये कि इसे फ्रीज़र में या फ्रिज में महफूज करने के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए और इन तरीक़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि आपके घर के जो अफराद हैं, आया इन सारी चीज़ों से उन्हें जो है एक मुतवाज़न ग़िज़ा मिल रही है या फिर ऐसी ग़िज़ा मिल रही है जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, यानी कि उसके जो विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जितने भी हैं, आया वो पकाने या महफूज करने से ख़राब तो नहीं हो रहे। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं की तैयारी और पकाने के दौरान ग़िज़ाई अज़्ज़ा के ज़िया को कम से कम करने से नक़्स ग़िज़ाइयत पर भी काबू पाया जा सकता है। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं की तैयारी यानी कि जितनी भी ग़िज़ाएँ आप पकाते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, उन ग़िज़ाई अज़्ज़ा के ज़िया को यानी कि उसे ज़ाया हो करने कि कम से कम करने से जितने भी ग़िज़ा के निकाइस हैं, नुक्स हैं, उसके ऊपर जो है वो काबू पाया जा सकता है। अब हम करते हैं कि गोश्त की ग़िज़ाइयत बरकरार रखना। तो इसमें जो है सवाल नंबर 2 में कि पकाने के दौरान जो है वो गोश्त की ग़िज़ाइयत बरकरार कैसे रखी जा सकती है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। गोश्त हाँ मुर्गी हो, मछली, बकरे या गाय का हो, इसको फ़ौरन खुले पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तो गोश्त कहते हैं जौन सा भी हो, चाहे वो मुर्गी का हो, मछली का हो, बकरे या गाय का हो, इसको फ़ौरन जो है पूरी तौर पर खुले पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए, यानी कि बहुत कम पानी से नहीं बल्कि ज़्यादा पानी में जो है वो इसको धोना चाहिए और ज़्यादा देर तक खुली फ़िज़ा में जो है इसे नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, गोश्त को काबिल हज़म बनाने के लिए इसको पकाना ज़रूरी है। तो गोश्त को अगर आप हज़म होने के काबिल या हज़म करने के काबिल बनाना चाहते हैं तो इसको जो है पकाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गोश्त में मौजूद प्रोटीन जमकर सख्त होना शुरू हो जाते हैं। तो जो ही आप इसे फ्रीज़ करते हैं तो इसके साथ जो है इसके प्रोटीन भी जमना शुरू हो जाते हैं और गोश्त में मौजूद चर्बी और चिकनाई पिघल कर गोश्त को नरम और जायकेदार बना देती है। तो इसमें जितनी भी चर्बी या चिकनाई है वो पिघल कर इसको नरम या फिर जायकादार बनाती है। सालन में चिकनाई ज़ाया नहीं होती, लेकिन अंगारों पर सीख कबाब या फिर टिक्के वगैरह बनाने की सूरत में ये पिघल कर ज़ाया हो जाती है। इसकी चिकनाई जो है वो चूँकि सालन बनाने में ज़ाया नहीं होती, क्योंकि जब आप उसे भूनते हैं तो वो उसी के अंदर जो है वो हल हो जाती है, मिक्स हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे अंगारों यानी कि कोयलों वगैरह पर बनाते हैं तो इसे सीख कबाब या टिक्के वगैरह बनाने की सूरत में ये पिघल कर ज़ाया होती है। नंबर 3, गोश्त को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, बल्कि गोश्त जो ही पक जाए इसे फ़ौरन उतार लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने से इसमें मौजूद जितनी भी प्रोटीन है वो कम होना शुरू हो जाती है। नंबर 4, दिल, गुर्दे और कलेजी जल्द नरम हो जाते हैं, इसलिए इन्हें दम पजीरे और भाप देने के तरीक़ों से हल्की आंच पर पकाना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाने से भी जो है वो नुकसान होता है। तो कोशिश कीजिए कि इन्हें दम पजीरी यानी कि स्ट्यू के ज़रिए जो है इसे बनाएं और भाप देने के तरीक़ों से इसे बहुत हल्की आंच पर पकाएं। मुर्गी और मछली को जो है वो तलकर रोस्ट करने के तरीके से पकाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था आपका सवाल नंबर 2, पकाने के दौरान जो है वो गोश्त की ग़िज़ाइयत को बरकरार रखने का तरीका। ये आपका सवाल है सफ़ा नंबर 92 पर 92 पर, और ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसका ये जो सवाल है इसका शुरू होता है पकाने के दौरान ग़िज़ाइयत बरकरार रखने के तरीके से लेकर गोश्त की ग़िज़ाइयत बरकरार रखने का तरीका, और ये 92 पे ही ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाता है। जी, तो सवाल नंबर 3 आपका मगरबी तरीके से खाना पेश करना, वेस्टर्न मेथड ऑफ मील सर्विस, और इसका है ये पेज नंबर 99 पर। मगरबी तरीके में खाना मेज़ कुर्सी पर बैठकर खाया जाता है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो मशरक़ी तरीका है वो तरीका है कि ज़मीन के ऊपर चटाई वगैरह या फिर कोई दरी वगैरह बिछा कर खाया जाता है, लेकिन मगरबी तरीका जो है वो उसमें खाना जो है वो मेज़ कुर्सी पर बैठकर खाया जाता है। और खाने की हर चीज़ के अलग अलग चम्मच और कांटा, सलाद के लिए कांटा, हर फल के लिए कांटा और मीठे के लिए छोटा चम्मच इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर भी जो है वो खाने की चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के चम्मच, कांटे या फिर ये चीज़ें जो है ये दरकार होती हैं, और उसमें मीठे के लिए जो है वो छोटा चम्मच इस्तेमाल किया जाता है। मेज़ पर बैठकर मगरबी अंदाज में खाना 2 तरीक़ों से पेश किया जाता है। एक तरीका है गैर रस्मी अंदाज और दूसरा है रस्मी अंदाज। गैर रस्मी अंदाज में खाना पेश करना, इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ मील सर्विस। इस अंदाज में खाना मेज़ पर मुख्तलिफ डोंगों हाँ जी, इस अंदाज में खाना जो है वो मेज़ पर मुख्तलिफ डोंगों में, डिशों में रख दिया जाता है। सालन के डोंगे हर एक के सामने बढ़ाए जाते हैं, जिनसे तमाम अफराद हस्बे मंशा यानी कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। पानी के लिए गिलास जो है वो दाएं हाथ की तरफ रखा जाता है।
मीठी चीज़ या फल हमेशा खाने के आखिर में पेश किया जाता है, मतलब कोई मीठी डिश या मीठी चीज़ जो भी कुछ होती है या फल वगैरह होता है वो खाने के आखिर में पेश किया जाता है। मेज़ पर मीठी डिश लाने से कबल खाने के छोटे बर्तन उठा लिए जाते हैं। आखिर में मेज़ से उठने के बाद कुर्सी दोबारा अपनी जगह पर रख दी जाती है, यानी कि जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं, खाने से फारिग हो जाते हैं, तो कुर्सी जो है वो दोबारा अपनी सीट पर रखी जाती है। अब उसमें है रस्मी अंदाज में खाना पेश करना। फॉर्मल स्टाइल ऑफ मील सर्विस के रस्मी अंदाज में आप किस तरह से खाना पेश करते हैं। इस अंदाज में घर के अफराद में से एक शख्स मेज़बान, होस्ट या होस्टेस जो होता है और खाना खिलाने की जिम्मेदारी इसकी होती है। तो जो भी कोई मेज़बान उस घर में होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो खाना जो है वो भरपूर तरीके से दूसरों को खिलाए और इस तरह से उनके सामने पेश करे कि उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। खाना मेज़बान से शुरू किया जाता है ताकि खाने के किसी खास तरीके से अगर मेहमानों को वाक़फ़ियत ना हो तो वो मेज़बान कर देखकर इसी अंदाज से खाना खाएँ। तो कहते हैं कि खाना जो है वो मेज़बान ही से शुरू होता है, मेज़बान खुद खाना शुरू करते हैं ताकि खाने की किसी ख़ास तरीके से, मतलब किसी ख़ास जो तरीका है जो उनके घर में रस्म और रिवाज के मुताबिक अपनाया जाता है, अगर मेहमानों को उससे वाक़फ़ियत ना हो तो वो मेज़बान को देखकर इसी अंदाज से खाना खाएँ। मेज़ पर हर कुर्सी के सामने हर शख्स के लिए एक मैट बिछाया जाता है जिसे कवर कहते हैं। तो हर कुर्सी पर, मेज़ पर जो भी कोई कुर्सी है उसके सामने हर एक शख्स के लिए जो एक मैट बिछाया जाता है जिसको कवर भी कहते हैं, और इस कवर पर हर फर्द के लिए क्रॉकरी और कटलरी वगैरह रखे जाते हैं। अब रस्मी अंदाज में खाना खाने के लिए छुरी, चमचे और कांटे का कसरत से इस्तेमाल होता है। कांटा हमेशा बाएं हाथ और छुरी जो है वो दाएं हाथ पर होती है। छुरी की धार वाला हिस्सा प्लेट की जानिब रखा जाता है। नैपकिन हमेशा इस्तेमाल से कबल बाएं हाथ रखा जाता है या फिर ग्लास में भी सजाया जा सकता है। मेज़ पर सिर्फ इस खाने के बर्तन रखे जाते हैं जो सबसे पहले, मेज़ पर सिर्फ वो खाने बर्तन रखे जाते हैं जो सबसे पहले पेश करना हो। मसलन सूप या जूस, अगर सूप या जूस वगैरह आप पहले पेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो बर्तन रखे जाएंगे। पहले नंबर पर गोश्त, मछली और मुर्गी से बनी अशिया जिनको मेन डिश कहते हैं वो रखी जाती है। सब्ज़ी या दाल से बनी अशिया जिसको साइड डिश कहते हैं वो रखी जाती है और दूसरे नंबर पर रखी जाती है। इसके साथ ही सलाद और रोटी चावल वगैरह भी जो हैं वो सब चीज़ें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। खाना हमेशा बाईं जानिब से पेश किया जाता है ताकि बैठा हुआ हर फर्द अपने दाएं हाथ से सहूलत के साथ अपनी प्लेट में खाना डाल सके। तो खाना जो है वो हमेशा बाईं जानिब से पेश किया जाता है, उसी तरफ से शुरू किया जाता है ताकि बैठा हुआ हर फर्द अपने दाएं हाथ से सहूलत के साथ जो है वो अपनी प्लेट में खाना डाल सके। चाय या कॉफ़ी की प्याली का कुंडा इस्तेमाल करने वाले की दाईं जानिब होता है। तो चाय या कॉफ़ी की प्याली जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसका कुंडा इस्तेमाल करने की जो तरफ होती है, जो जानिब होती है वो दाईं होती है। पानी और जूस दाईं जानिब से पेश किया जाता है। खाना खाने के दौरान हल्की फुल्की और दिलचस्प गुफ्तगू जारी रखना भी मेज़बान की जिम्मेदारी है। कोशिश की जाए कि मेज़ पर मौजूद तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रूर खाई जाएँ ताकि मेज़बान की दिलशिकनी ना हो। हाँ जी, तो अब ये था आपका तफसीली सवाल नंबर 3, मगरबी तरीके से खाना पेश करना। ये आपका सफ़ा नंबर 99 से शुरू होकर सफ़ा नंबर 100 पर जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4, खाना पेश करने में सफाई की अहमियत। खाना पेश करने में सफाई की क्या अहमियत है? नंबर 1, खाना पेश करने में बर्तनों, खानों और मेज़ या दस्तरखान का साफ़ होना नहायत ज़रूरी है। यानी कि जिन बर्तनों में आप खाना पेश करते हैं वो खानों और मेज़ या के जितने भी दस्तरखान हैं उनका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। खाना पेश करने में ज़ाती सफाई को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, यानी कि ख़ुद भी हो जो है आप साफ़ सुथरे हों। खाना पेश करने से कबल हाथों को अच्छी तरह से धो लें। खाना जिस तरीके से भी पेश किया जाए तमाम बर्तनों का हुश रंग, साफ़ सुथरा और हम आहंग होना ज़रूरी है, यानी कि ये टूटे फूटे ना हो, ये एक जैसे हो, हम आहंग हो या फिर इसमें कोई दरार वगैरह जो है वो ना हो। बर्तन खुश रंग यानी कि अच्छी डिज़ाइन के हों और साफ़ सुथरे हों। बर्तन और ग्लास जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। नंबर 6, साफ़ सुथरा खाने का कमरा और मेज़ ना सिर्फ ख़ातून खाना की सलीका शारी का मज़हर है बल्कि अफ़राद खाना की सेहत का ज़ामिन भी है। तो साफ़ सुथरा खाने का कमरा, जिस कमरे में आप खाना पेश करते हैं वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और मेज़ जो है वो ना सिर्फ किसी घर की खतून की सलीका शारी को ज़ाहिर करता है बल्कि अफ़राद खाना की सेहत का ज़ामिन भी है। यानी कि सफाई सुथराई से जो है वो आपके घर के अफराद की सेहत भी जो है उसी पे डिपेंड करती है। तो ये है सफ़ा नंबर 103 पर खाना पेश करने में सफाई की अहमियत। ये आपका यहाँ से सफ़ा नंबर 103 तक ये एक पैराग्राफ में ही जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम क्लास आते हैं
ग़िज़ाएँ स्टोर करने के मुख्तलिफ़ तरीके। सवाल नंबर 5, घरों में ग़िज़ा को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आप अपने घरों में जो है वो ग़िज़ा को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं? मसलन मंजमद करना, उसे फ्रीज़ करना, रेफ्रिजरेटर में रखना, खुश्क करना, अचार, चटनी और मुरब्बा जात वगैरह बनाना। अशिया खुर्दनी को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना कि किस तरह से जो है वो आप खाने पीने वाली अशिया को रेफ्रिजरेटर में जो है स्टोर करते हैं। घरों में अशिया खुर्दनी को स्टोर करने का सबसे मकबूल तरीका, सबसे जो तरीका जो है वो ज़्यादा माना जाता है, जो मशहूर व मकबूल है, वो फ्रिज में महफूज करना होता है। 0 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक के दर्जा हरारत तक जो है आपका ग़िज़ा मौसर तरीके से तवील मुद्दत तक काबिल इस्तेमाल रह सकती है। यानी कि इस सेंटीग्रेड तक जितनी भी ग़िज़ा है वो मौसर तरीके से जो है वो तवील मुद्दत तक, लंबे अरसे तक जो है वो काबिल इस्तेमाल रह सकती है। बिजली से चलने वाले रेफ्रिजरेटर में दर्जा हरारत इन्हीं दर्जों तक बरकरार रहता है। बिजली से चलने वाले जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं उनमें दर्जा हरारत इन्हीं दर्जों में, यानी कि 0 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक जो है वो बरकरार रहता है। इसलिए जल्द ख़राब होने वाली अशिया खुर्दनी मसलन अंडे, गोश्त, दूध, फल और सब्जियाँ वगैरह जो हैं वो काफ़ी अरसे के लिए फ्रिज में रखे जा सकते हैं। लेकिन इन अशिया को जो ही फ्रिज से बाहर निकाला जाए, इन चीज़ों को जो ही आप फ्रिज से बाहर निकालते हैं, दर्जा हरारत में इजाफा हो तो बैक्टीरिया की नशोनुमा में तेज़ी आने लगती है। तो इन चीज़ों को जब आप फ्रिज से बाहर निकालते हैं और इसका दर्जा हरारत यानी कि हीट जो है वो अगर ज़्यादा होती है तो ये बैक्टीरिया की नशोनुमा, इसमें जो बैक्टीरिया है वो तेज़ी से आने लगता है, जिससे ग़िज़ाएँ जो है वो ख़राब होना शुरू होती है। अशिया खुर्दनी को फ्रीज़र में स्टोर करना। मंजमद करने से ग़िज़ा में मौजूद हामरे बेअसर ज़रूर हो जाते हैं, यानी कि फ्रीज़ करने से जितने भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं ये बेअसर तो ज़रूर होते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये हलाक नहीं होते, ख़त्म नहीं होते और मंजमद शुदा सब्ज़ियों और फलों की क्वालिटी पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन मुकम्मल हलाक नहीं होते। और मंजमद शुदा यानी कि जितनी भी फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं, ये सब्ज़ियाँ, फल वगैरह हैं, ये इनकी क्वालिटी पर जो है ये असरअंदाज नहीं होते। ग़िज़ा को मंजमद करने के लिए 0 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। ख़ासतौर पर मछली, मुर्गी और गोश्त वगैरह जल्द ख़राब हो सकते हैं। इनमें ख़ास तौर पर जो है वो मछली, मुर्गी और गोश्त है जो कि बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, यानी कि जब आप इन्हें फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं तो इनके ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ताज़ा गोश्त के छोटे टुकड़े काट कर इसे पॉलीथीन के थैलों में बंद करके फ्रीज़र में रखा जाता है ताकि हवा और नमी को रोका जा सके। ताज़ा गोश्त के जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं इन्हें पॉलीथीन के थैलों में जो है वो बंद करके फ्रीज़ रखा जाता है ताकि हवा और नमी जो ताकि हवा और नमी को बरकरार रखा जा सके। फ्रीज़र का दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड होता है। इस तरह लंबे अरसे तक जो है वो ग़िज़ा को महफूज किया जा सकता है। खाने एक मरतबा पकाने के लिए ज़रूरत के मुताबिक एक पैकेट बनाया जाता है, यानी कि जितना आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक पकाना है उसके मुताबिक जो है वो आप पैकेट बना सकते हैं और बनाया जाता है। और पिघलाने के बाद इसे दोबारा मंजमद करने से परहेज़ किया जाए, और जब आप इसे पिघलाते हैं तो उसके बाद जो है वो इसे दोबारा फ्रीज़ करने से जो है वो फ्रीज़ करते हैं और ग़िज़ा के ख़राब होने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह जो है वो ग़िज़ा के ख़राब होने के जितने भी चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये है कि सब्ज़ियों और फलों को खुश्क करके स्टोर करना, कि आप इन्हें कैसे खुश्क करके स्टोर करती हैं। ग़िज़ाओं को महफूज करने का एक कदीम तरीन तरीका है, इसे बहुत पुराने तरीके से जो है वो आप महफूज कर सकते हैं। ग़िज़ा में पानी की मिकदार इस कदर कम कर दी जाए। अब इसे कैसे करते हैं कि ग़िज़ा में जो पानी की मिकदार है वो इतनी कम हो कि इसमें जरासीम की अफजाइश ना हो सके, यानी कि इसमें जो जरासीम है उनमें इजाफा ना हो सके। इसके लिए आमतौर पर सूरज की हरारत में 3 से 4 दिन के अरसे में करेले, शलजम, पुदीना, मटर, मेथी, अंगूर, अंजीर, खुबानी और आलू बहारा वगैरह जो है वो खुश्क किए जाते हैं। अब सब्जियों और फलों का अचार। इसको सब्जियों और फलों को अचार को जो है वो स्टोर करने का तरीका, सब्जियों को अचार की सूरत में तकरीबन 1 साल के लिए भी महफूज किया जा सकता है। आप जितनी भी सब्जियां आप इन्हें अचार की शक्ल में 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, मसलन नींबू, आम, सब्ज़ मिर्च, गाजर, लहसुन, शलजम, लसूड़े वगैरह। जबकि फलों को जाम, चटनी, जेली और मुरब्बाजात बनाकर स्टोर किया जा सकता है। जाम बनाने के लिए सेब, खुबानी, आम, आलू बहारा, स्ट्रॉबेरी और अमरूद वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि मुरब्बाजात के लिए सेब, आम, गाजर और आमले वगैरह मौजू हैं। तो क्लास ये था आपका सवाल नंबर 5 जी, ग़िज़ाएँ स्टोर करने के मुख्तलिफ़ तरीके। और ये आपका सवाल जो है वो 106 से शुरू होता है और 107 पर आके ख़त्म हो जाता है। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 7, बावर्ची खाने में पेश आने वाले हादसात से बचाव की तदाबीर।
कि किचन में या फिर बावर्ची खाने में जो है जितने भी हादसा पेश आते हैं उन्हें जो है उनसे आप कैसे बच सकते हैं। सेफ्टी प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द किचन। बावर्ची खाने में पेश आने वाले हादसा ज़्यादातर गैर महफूज इक़दाम और लापरवाही की वजह से होते हैं। तो बावर्ची खाने में जितने भी आपको हादसे पेश आते हैं वो ज़्यादातर गैर महफूज इक़दाम की वजह से, यानी कि कुछ ऐसे इक़दाम होते हैं, कुछ ऐसे काम आपके होते हैं जो कि बड़े गैर महफूज होते हैं और लापरवाही होती है आपकी, और इन्हीं वजह से जो है वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके बावर्ची खाने में हादसा होते हैं। बावर्ची खाने में घर के दूसरे मकामात की निस्बत आग लगने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। घर के दूसरे मुकाम की निस्बत बावर्ची खाने में जो है वो आग लगने के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। बावर्ची खाने के गीले फर्श पर फिसलना, भारी और गर्म बर्तनों का गिर जाना और तेज़ धार आलात से हाथ जख्मी हो जाना ऐसे हादसा हैं जो आए दिन बावर्ची खाने में पेश रहते हैं। यानी कि आपके किचन में, आपके बावर्ची खाने के गीले फर्श पर अगर आप फिसलते हैं, भारी और गर्म बर्तनों का गिर जाना और तेज़ धार आलात से हाथ जख्मी होना, ये सब ऐसे हादसे हैं जो आए दिन बावर्ची खाने में पेश आते रहते हैं और इनकी रोकथाम की तरफ जो है वो दरसेल है। हादसे का मरकज़, फ़र्श पर गिरना या फिसलना। इसकी वजूहात क्या है? फ़र्श का गीला या नमदार हो जाना। गीले होने की वजह से ये फ़र्श पर नमी की वजह से जो है वो ज़्यादातर गिरने फिसलने के चांसेस होते हैं। फ़र्श पर खाने पीने की अशिया के ज़रात या चिकनाई का गिरे होना। झाड़ू या फ़र्श साफ़ करने वाला पोछा बावर्ची खाने के किसी हिस्से में रखे होना, तो इन चीज़ों से जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं फिसलने के। फिर उसके बाद हल्के आलात से ज़ख्मी होना। चाकू, छुरी, कैंची, तेज़ धार आलात का गैर मुनासिब इस्तेमाल करना। कंद या टूटे हुए आलात का इस्तेमाल करना। तो कुन जितने भी आलात होते हैं जो टूटे फूटे से होते हैं, आधे से होते हैं, उन आलात के इस्तेमाल से जो है वो चांसेस होते हैं आलात रखने की जगह का नामुनासिब बंदोबस्त होना। अब उसके बाद है भारी बर्तन मसलन पतीले, कढ़ाई या प्रेशर कुकर का ऊपर वाले खानों में रखना। गर्म देचकी का चूल्हे के किनारे पर रखना। चूल्हा बिलावजह जलते रहना और अवन का दरवाज़ा खुला रह जाना। तो इन वजह से भी है, इन वजूहात की बिना पर जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप के जो किचन में हादसा पेश आते हैं। लिबास, खुले कफ या बटन एप्रन का ढीला होना और नायलॉन के कपड़े पहनना, आग से झुलस जाना और गैर महफूज जूतों का इस्तेमाल करना, इन चीज़ों से भी जो है वो फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इससे बचाव की तदाबीर क्या है कि फ़र्श साफ़ सुथरा और खुश्क होना चाहिए। खाने पकाने से पहले और खाना पकाने के बाद फ़र्श को साफ़ किया जाए। सफाई का सामान रखने के लिए महसूस जगह का इंतज़ाम किया जाए। तमाम तेज़दार आलात साफ़ सुथरे और बच्चों की पहुंच से दूर हों। नंबर 2, तेज़ और नोकधार के जितने भी आलात हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और आलात रखने के लिए मुनासिब जगह महसूस की जाए, यानी कि जो महफूज जगह होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों की पहुंच जो है वो ना हो। भारी बर्तनों को बावर्ची खाने के नीचे वाले खानों में रखा जाए ताकि इनके गिरने का इस्तेमाल ना हो। गर्म देचकी चूल्हे के दरमियान में रखा जाए और बर्तनों के हैंडल चूल्हे से बाहर की तरफ निकले ना हो। खाना पकाने के बाद चूल्हा फ़ौरन बंद कर दिया जाए। अवन का दरवाज़ा भी फौरी तौर पर बंद किया जाए। मुनासिब लिबास का बटन एप्रन का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। नीज नायलॉन के कपड़े इस्तेमाल ना किए जाए। महफूज और ना फिसलने वाले जूते या फिर चप्पल वगैरह जो है इनका भी इस्तेमाल किया जाए। तो ये है आपका सवाल नंबर 6 114 सफ़े पर बावर्ची खाने में पेश आने वाले हादसात की तदाबीर, और ये 114 सफ़े पर ही जो है इसकी बचाव की तदाबीर, यहाँ तक इसका एंड होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। बावर्ची खाने में ग़िज़ा की तैयारी के दौरान हिफाजती इक़दाम। बावर्ची खाने और अहले खाना की सेहत का आपस में गहरा रब्त है, यानी कि बावर्ची खाने और अहले खाना की सेहत का इसलिए गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि घर के जितने अफराद हैं उनकी सेहत उसी सूरत में बेहतर होगी कि अगर बावर्ची खाना जो है वो साफ़ सुथरा होगा और उसमें तमाम किस्म की जो खाना बनाने की तैयारियां हैं वो ठीक तरीके से हैं। बावर्ची खाने में ग़िज़ा की तैयारी के दौरान मंदरजा झेल हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने ज़रूरी होते हैं। खाना पकाते वक्त ढीले ढाले और लटकते हुए कपड़े पहनने से गुरेज करें, यानी किस तरह के कपड़े हरगिज़ ना पहने जो कि लटकते हुए हों या ढीले डाले हों। एप्रन और ओवरऑल इस्तेमाल करें। ओवरऑल जो एप्रन है यानी कि एक मुकम्मल एप्रन जो आपके कपड़ों के आगे है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और दुपट्टे के दोनों सिरे और लंबे बाल बांधकर एप्रन या ओवरऑल के अंदर कर लें। नंबर 2, नायलॉन से बने हुए कपड़े जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। फिर कुछ ऐसे कपड़े जो कि नायलॉन के बने होते हैं ये बहुत आसानी से जो है आग पकड़ते हैं। इनको पहनकर चूल्हे के करीब हरगिज़ ना जाए क्योंकि आग लगने की सूरत में वो सिकुड़ कर जिल्द के साथ ही जो है वो चिपक जाते हैं और ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो ऐसे कपड़े जो कि नायलॉन वगैरह के होते हैं ये बहुत जल्दी जो है वो आग पकड़ती हैं क्योंकि ये स्किन के साथ जो है चिपकते हैं और इससे नुकसान के जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 3, अगर कोई किसी शख्स
कि कपड़ों में आग लग जाए तो इसे फौरी ज़मीन पर लेटकर जो है वो लौटना चाहिए। मतलब कहते हैं कि ज़मीन पर जो है वो उसे 2 3 4 बल लेने चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है वो आग ख़त्म होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मुमकिन हो तो अपने गिर्द कंबल या कोई भारी कपड़ा लपेट लें। मदद के लिए चलाते हुए भागना मज़ीद ख़तरनाक साबित हो सकता है कि अगर आप मदद के लिए चलाते हैं या फिर भागते हैं तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इस तरह जो है वो हवा आग को मज़ीद ऑक्सीजन मिलती है जिससे आग ज़्यादा भड़कने लगती है। तो इस तरह से जो है वो आग को मज़ीद ऑक्सीजन मिलती है जिससे जो है वो ज़्यादा भड़कती है। ज़मीन पर लेट जाने की सूरत में आग चेहरे की तरफ नहीं बढ़ती। अगर आप मतलब इस तरह से चांसेस है कि आग लग सकती है आपके कपड़ों को, तो आप फ़ौरन से जो है वो ज़मीन पर लेट जाएं, क्योंकि इस तरह से आग जो है वो चेहरे की तरफ नहीं आएगी। नंबर 4, माचिस की डिबिया को की तीली को जलाने से कबल जो है वो इससे बंद कर लें। माचिस जलाते वक्त इसका रुख अपने जिस्म से परे रखें। नंबर 5, खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, तेल और गैस वगैरह इस्तेमाल की जाती है। इनको एहतियात से जलाना चाहिए। माचिस की जलती हुई तीली फर्श पर हरगिज़ ना फेंकें, बल्कि बुझा कर किसी अलग जगह पर रखते जाएँ। नंबर 6, माचिस की डिबिया को बच्चों की दस्तरस से दूर और निस्बतन किसी ऊंची जगह पर रखें, क्योंकि ये चांसेस होते हैं कि बच्चे जो है अगर उसको जला लें तो आग भी लग सकती है। नंबर 7, जो चूल्हा जलाना मकसूद हो सिर्फ उसे ही खोलें। दूसरे मुतसिल चूल्हे के मुतालिक यकीन कर लें कि वो अच्छी तरह बंद है। नंबर 8, अगर गैस का चूल्हा जलाना हो और माचिस की तीली बुझ जाए तो गैस बंद करके दोबारा से तीली जलाएं। नंबर 9, अगर कोयलों का चूल्हा इस्तेमाल किया जाए तो कोयलों को सेल या खुली जगह में दिखाकर बावर्ची खाने में लाएं। यानी कि अगर कोयलों वाला चूल्हा आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको पहले सेम में या किसी खुली जगह पर दिखाएं, फिर उसके बाद इसे बावर्ची खाने में लेकर आएँ। नंबर 10, मट्टी के तेल के चूल्हे में तेल की मिकदार मुनासिब रखनी चाहिए। अगर चूल्हे में आग भड़क जाए तो बुझाने के लिए इस पर पानी ना डालें और ना ही फूंक मारने की कोशिश करें, बल्कि रेत या कंबल इस पर फेंक दें ताकि आग बुझ जाए। नंबर 11, घी या तेल में तलते हुए ढक्कन करीब रखें। तो घी या तेल में कोई भी चीज़ जब आप तलते हैं तो ढक्कन जो है उसको करीब रखें। अगर फ्राई पैन या कढ़ाई में पड़े घी में आग लग जाए तो फ़ौरन आग बंद करके इस पर ढक्कन दे दें। नंबर 12, तलते हुए तली जाने वाली चीज़ों मसलन मछली या पकोड़े वगैरह को बर्तन के किनारे की तरफ से घी या तेल में डालें। कढ़ाई के दरमियान में डालने से ये जो है छींटे जिस्म पर पड़ने का इस्तेमाल होता है। यानी कि तलते हुए जितनी भी चीज़ें तलने वाली हैं मसलन मछली या पकोड़े वगैरह, इसको बर्तन के किनारे की तरफ से घी में डालें। यानी कि बिल्कुल दरमियान में जो है वो आप दरमियान से उसे नहीं फेंकें बल्कि किनारे से फेंकें ताकि वो फिसल के जो है वो कढ़ाई में जाए, क्योंकि कढ़ाई के दरमियान में डालने से छींटे जो हैं वो जिस्म पर पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 13, चूल्हे पर रखे फ्राइंग पैन या सॉस पैन के हैंडल को आग से बचाएं। बच्चों को उनके करीब हरगिज़ ना जाने दें। तलने वाले चमचों को लकड़ी का दस्ता लगा होना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ों से आप तलते हैं उनके ऊपर जो है उनके साथ जो है वो दस्ता लकड़ी का होना चाहिए कि चमचे गर्म होकर हाथ जलने का बायस ना बने। नंबर 14, इस्तेमाल होने वाले बर्तनों और आलात के दस्ते कसे हुए हों। जो भी बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं उनके जितने भी आलात हैं वो कसे हुए होने चाहिए। नंबर 15, प्रेशर कुकर खोलने से कबल इसके अंदर से तमाम भाप निकाल कर वेट हटाएं और इसके बाद ढक्कन एहतियात से खोलें। अगर ढक्कन आसानी से ना खुले तो समझ लें कि अभी इसमें भाप यानी कि स्टीम मौजूद है। प्रेशर कुकर को उस वक्त तक ना खोलें जब तक कि इससे पूरी भाप ना निकल जाए और इसको हरगिज़ ना खोलें। नंबर 16, उबलते हुए पानी का देगचा बड़ी एहतियात से उठाएं। ये यकीन कर लें कि इसे आसानी से उठाया जा सकता है या नहीं। देगचे में ढक्कन ज़रूर होना चाहिए क्योंकि भाप चेहरे और बाजुओं को मुतासिर करती है। यानी कि एकदम से अगर आप आगे उसकी तरफ हाथ करती हैं तो उसकी जितनी भी भाप है वो चेहरे और बाजुओं पर जो है वो चेहरे और बाजुओं को जो है मुतासिर करती है और देगचा हाथ से छूट सकता है। ढक्कन देगचे के साइज़ के मुताबिक और अच्छी तरह से अपनी जगह पर जमा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बड़े ढक्कन से इसकी पकड़ में मजबूती नहीं रहती और वो फिसल सकता है। नंबर 17, भारी बर्तन उठाते या एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए दूसरों से मदद हासिल करें। नंबर 18, देगचे का साइज़ चूल्हे से बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी गिरने का अंदेशा जो है वो ज़्यादा होता है। 19, खाना जब पक जाए तो आग फ़ौरन बुझा देनी चाहिए। लकड़ियों को पानी से और कोयलों को ढकने वाले बर्तन में डालकर बुझा दें। यानी कि ऐसे बर्तन जो कि जिन्हें आप ढक सकते हैं, तो जलते हुए कोयलों को अगर आप उसमें डालेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है कि दूसरी चीज़ों को उसकी चिंगारी से आग नहीं लगेगी। गैस के चूल्हों को भी जलता हुआ हरगिज़ ना छोड़ें।
नंबर 20, बावर्ची खाने में तमाम अशिया को लेबल करें, खास तौर पर अद्वियात, स्प्रिट, जानलेवा दवाएँ मसल चूहे मार या फिर जहरीली अशिया जो कि मसाला जात से दूर रखी जा सकती हैं, इनको दूर रखें और ख़ास तौर पर इनके ऊपर लेबल लगाएं ताकि पता हो कि ये दवाएँ किस चीज़ की हैं। 21, चाकू, छुरी और दूसरे तेज़ आधार जितने भी आलात हैं मसलन महसूस और निस्बतन बुलंद सतह पर बच्चों की दस्तक से दूर रखें। चाकू, छुरी या फिर जो दूसरे तेज़धार आलात हैं इन्हें ख़ास तौर पर जो है वो बच्चों से बहुत दूर रखें। चाकू या छुरी इस्तेमाल करते वक्त इसका रुख जिस्म की मुखालिफ सिमत में रखें। नंबर 22, बावर्ची खाने के फ़र्श पर अगर चिकनाई या पानी गिर जाए तो उसे फ़ौरन साफ़ कर दें। सब्जियों और फलों के छिलके फ़र्श पर बिखरे हुए ना हों क्योंकि इससे फिसलने का अंदेशा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सवाल नंबर 7 जो है वो आपका 115 सफ़े पर है। बावर्ची खाने में ग़िज़ा की तैयारी के दौरान हिफाजती इक़दामात 115 से 116 पर जो है वो आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। 116 पर जी क्लास। तो आपका जो है ये चैप्टर नंबर बाब नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप इसके सारे सवालात जो हैं वो अच्छी तरह से करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।